नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चीन के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक किया और उसके बाद चीन पूरी तरीके से बौखला गया और चीन की तरफ से पहला आधिकारिक बयान आया। जाओ लिजियान, जो कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बैन है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम अपने जो देश की कंपनियां हैं, जो व्यवसायी हैं, उनसे हमेशा कहते रहे हैं कि स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार को भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है। यानी चीन अब यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो कंपनियां थीं वो भारत में कोई भी गलत काम नहीं कर रही थी और भारत ने उनके हितों को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक किया है उसका असर निश्चित तौर पर उन कंपनियों को पड़ने वाला है। ये जो 59 ऐप एक तरीके से बैन किए गए हैं भारत में, उसके बाद कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके कारोबार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसकी हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो सधी हुई और छोटी सी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस प्रतिक्रिया का जो विस्तार है वो ग्लोबल टाइम्स में देखा जा सकता है। और इसके बाद इस सरकार, जो चीनी सरकार है, आप समझ लीजिए कि चीन की जो ज़्यादातर कंपनियां हैं उनमें सरकार का हित है और सरकार उनसे मोटा मुनाफा कमाती है। उसके बाद जो विदेशी मुद्रा ये कंपनियां कमाती हैं वो चीन लेकर जाती हैं, तो सीधे तौर पर ये अप्रत्यक्ष रूप से चीन का ही एक कारोबार था जिसके ऊपर मोदी सरकार ने तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद तीसरा जो स्ट्राइक मोदी सरकार ने किया वो डिजिटल स्ट्राइक हुआ और ये हुआ चीन के ऊपर। इससे पहले के 2 स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुए थे और इस बार चीन के ऊपर जिस तरीके से भारत सरकार ने ये स्ट्राइक किया है उसका असर भी देखने को मिला है। चीन में तमाम लोग इससे परेशान हो गए, उन्हें अपनी नौकरियां जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, कंपनियों को अपनी बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया और इसकी वजह यह है कि एमआई जैसी जो बड़ी कंपनियां थी उसके जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आया करते थे उन पर भी सरकार ने बैन कर दिया है और इस तरीके से ज़्यादातर जो खासियत हुआ करती थी उन कंपनियों के फ़ोन की अब वो खासियत नहीं रह जाएगी। जैसा कि पैरेलल ऐप्स जैसे तमाम ऐप को एमआई वीडियो हो या एमआई शेयर, एमआई कम्युनिटी एप्लीकेशंस थे, वो एमआई के फ़ोन आते थे, उनकी खासियत हुआ करते थे और उनको भी बैन कर दिया गया है। 59 ऐप के बैन करने में सबसे ज़्यादा झटका टिकटॉक को लगा है और टिकटॉक की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई कि हम इस तरीके का डाटा शेयर नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ऐसा किया है, हम इसको मानने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स इससे बहुत ज़्यादा बौखला है और ग्लोबल टाइम्स ने जो बातें कही हैं वो पता चलता है कि चीन को इस बैन से कितना बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहने की कोशिश की है कि भारत ने ऐसा अमेरिका की पिछलग्गू होने के तरह किया है। अमेरिका ने भी इसी तरह चीनी प्रोडक्ट्स को बैन किया था और अब भारत ने राष्ट्रवाद की लहर में बहकर इस तरीके का फैसला लिया है। भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर है उससे भारत को भी नुकसान होगा। जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भारत में निवेश करने से पहले उन्हें भी चीन की तरह से बैन किया जा सकता है। यानी अब चीन एक इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कुछ हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के हित में नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि ये चीन के ज़्यादातर ऐप थे, हमारे बहुत दिनों से रडार पे थे और ये साबित हो गया था कि ये जासूसी कर रहे थे। इनके ज़्यादातर सर्वर जो थे देश से बाहर थे और इसकी वजह से जो हमारे यूजर्स थे, भारतीय नागरिकों का जो डाटा था उसको ये लोग बाहर चोरी करके ले जा रहे थे और उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। निश्चित तौर पर ये एक सच्चाई थी जिसकी वजह से सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री का खुद का भी वो ऐप के ऊपर एक अकाउंट था जिसमें वो कहता है कि 25,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर थे और ऐसे में अगर वो चीनी ऐप्स को इस तरीके से बैन करते हैं तो जो ठीक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स आगे ये भी कहता है कि चीन की पावर जो है उससे शायद भारत चिढ़ा हुआ है, भारत चीन की कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकता है और यही वजह है कि अब वो चीन की कंपनियों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये भी कहता है कि ऐसा करने से भारत का नुकसान होगा, भारत की ही अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब इसके बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आने लगी है और ग्लोबल टाइम्स ने यह आशंका व्यक्त की है कि चीनी कंपनियों का जो भारत के साथ व्यापार है वो 30% तक घट सकता है।
जबकि दूसरे आंकड़े ये कहते हैं कि अगर इसी तरीके से चीन अपनी जो कारगुजारियों को बंद नहीं करता है तो चीन का भारत के साथ व्यापार 30% नहीं बल्कि 50% तक घट सकता है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं भारत में जो चीन का सामान आता है उसको सब्सटीट्यूट करने की। और ये अच्छा अवसर है भारत की उन कंपनियों के लिए, भारत की उन MSME के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कि अब वो उस तरीके से अपने उत्पादन को बढ़ाएं जिससे कि जो चीन का आयात है उसको पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट किया जा सके और उसके स्थान पर भारतीय जो सामान है उसको जनता खरीद सके। और ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है, जिसके लिए सरकार भी सुविधाएं दे रही है। सरकार ने भी तमाम बैंक से कह दिया है कि जो MSME है, जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, आसानी से लोन दिए जाए और सरकारी तौर पर जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको कम करके इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए, जिसकी चिंता चीन को भी हो रही है। और चीन के लोगों को भी एक चिंता है, उनको ये लग रहा है कि अगर भारत ने इसी तरीके से अपने यहाँ से निर्यात होने वाली तमाम दवाइयों को बंद कर दिया, जो कि चीन में भारत से कैंसर की दवाइयां सस्ती दर पर निर्यात की जाती है, और अगर वो बंद हो जाती हैं तो चीन के अंदर कैंसर से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से निर्यात होती हैं, जबकि चीन ये सोचता है कि उसका निर्यात में जो शेयर है वो ज़्यादा है, इस वजह से वो एडवांटेज की स्थिति में है। लेकिन अगर भारत पूरी तरीके से चीन के साथ व्यापार बंद करता है तो उस स्थिति में भारत को नुकसान नहीं होगा बल्कि चीन को नुकसान होगा। और इसी की चर्चा चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी की और उसने ये कहने की कोशिश की कि भारत अमेरिका की तरह रीति पर चल रहा है। अमेरिका ने भी चीन के साथ ऐसा ही किया था, अपना व्यापार बंद कर दिया था। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्पष्ट तौर पर कह दिया था, जब चीन की तरफ से कहा गया था कि अगर ये ट्रेड डील खतरे में पड़ती है, चीन और अमेरिका का व्यापार रुकता है तो इससे अमेरिका को नुकसान होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारा भुगतान संतुलन निगेटिव में है, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और वही स्थिति भारत के साथ भी है। भारत और चीन का जो टोटल व्यापार है उसमें निर्यात भारत का 15-20% के आसपास है, जबकि 80 से 85% हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। और इसकी वजह से भुगतान संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में रहता है और इसको सही करने के लिए, इसको पूरी तरीके से बराबर करने के लिए हमें आयात को रोकने की ज़रूरत थी। और अब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि वो आयात पूरी तरीके से रुकने जा रहा है और इसका तमाम क्षेत्रों में स्वागत हो रहा है। भारत की तमाम कंपनियां इसका स्वागत कर रही हैं और तमाम लोग हैं जो पार्टी लाइन से हटकर इस बात का स्वागत कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करके सरकार ने हिम्मत का काम किया है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और ये हो रहा है, उससे लोग भी खुश हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किया और संजय निरुपम ने भी कहा कि इसकी वजह से हुआ तो अच्छा है, लेकिन कुछ टिकटॉक ये इससे बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत से लोग अपने आप को जो स्टार समझने लगे थे अब वो दोबारा से जमीन पर आ जाएंगे। वास्तव में हकीकत है कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता था वो गाने पीछे चलाकर अपने आप को ऐसे वीडियो डालते थे और उसकी वजह से कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई थी। टिकटॉक के चक्कर में बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाया करते थे, ट्रेन के आगे बच्चों के कटने की भी कई बार खबरें आई थी। तो इस तरीके से साथ ही साथ जो डाटा चोरी हो रहा था उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे और इसको लेकर एक हाई कोर्ट तक ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन बाद में खुल गया था। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो डिजिटल स्ट्राइक किया है उसका दो तरफा असर है। एक तो देश के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, टाइम पास करने के नाम पर उनका जो डाटा चोरी हो रहा था, फिजूल खर्ची हो रही थी, समय की बर्बादी हो रही थी, वो रुकेगी। और साथ ही साथ ड्रैगन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने की भूल कर रहा था, आज वो भी मिमियाने लगाया बकरी की तरह। वो कह रहा है कि भारत सरकार ने जो किया है उससे हमें बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में डाल दिया है। हम भी कहते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और बाकी देशों की निवेशकों को भी ये सोच लेना चाहिए कि भारत में जो ये राष्ट्रवाद की लहर चल रही है वो विदेशी कंपनियों को नहीं रहने देगी। अभी चीन की कंपनियों को भगाया है, बाद में दूसरे देशों की कंपनियों को भगाया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ जो ये एक्शन हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पर गलत तरीके अपनाती थी, गलत तरीके से डाटा चोरी करती थी और उससे देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता खतरे में पड़ी हुई थी। और भारत सरकार का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के लिए जो भी जरूरी है उस कदम को उठाए और जो भी इसके दुश्मन बने हुए हैं या जो इसको खतरा उत्पन्न हो रहे हैं उन लोगों को दंडित करे। और उसी के तहत, उन्हीं शक्तियों के तहत भारत सरकार ने IT एक्ट की धारा 69 और के तहत इस तरीके का फैसला लिया
जिसका असर अब चीन की तमाम कंपनियों पर पड़ रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। तमाम देशों के लोग भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा करके चीन को सही तरीके से एक सबक सिखाने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत।